तो बच्चों आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो ये कि हम करेंगे टीएस ग्रेवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिसोल्यूशन चैप्टर के। ठीक है, मेरे साथ साथ। तो बस शुरू करने से पहले एक बार फटाफट से ब्रीफिंग कर लेते हैं कॉन्सेप्ट की जल्दी से, और उसके बाद फिर मैं आपको अपने साथ साथ ही क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो बच्चों डिसोल्यूशन चैप्टर जो है बेसिकली उसके अंदर ये तो हमें पता ही है कि एक पार्टनरशिप फॉर्म होती है जो बंद हो जाती है। तो पार्टनरशिप फर्म के बंद होते ही हम क्या करते हैं, हम उसकी जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज होती हैं और जितने भी उसके सन्ड्री एसेट्स होते हैं उन्हें हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने का अर्थ ये है कि उन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि जो भी लायबिलिटीज हैं वो अपनी आइडेंटिटी खो जाती हैं या खत्म कर देती हैं, और वो अब सारी की सारी आउटसाइड लायबिलिटी अब रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। इसी तरह जितने भी सन्ड्री एसेट्स होते हैं वो सारे के सारे अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, खत्म हो जाते हैं, और वो सारे के सारे सन्ड्री एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में आने शुरू हो जाते हैं। अब इसमें एक दो बातों का ध्यान रखना है हमें। वो क्या, जब हम सन्ड्री एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको अगर गुडविल है तो वो भी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, क्योंकि अब बिजनेस बंद हो गया। तो अब यहां पर गुडविल जो है वो भी एक साधारण ही एसेट माना जाता है, मशीन या फर्नीचर की तरह, तो उसे भी हम ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो कई बच्चों को गुडविल को लेकर इस चैप्टर में कंफ्यूजन रहता है मन में, तो उसे अब दूर करना है। गुडविल भी ट्रांसफर हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट में अगर वो हमें बैलेंस शीट के अंदर दे रखी होगी तो। इसके अलावा बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ हमें एक आइटम मिल सकता है, कूड़ा। तो कूड़े को कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना। जो भी कूड़ा करकट होगा, कूड़ा बोले तो जो भी फिक्टिशियस एसेट्स होंगे वो पार्टनर्स के ही कैपिटल अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो जो भी कूड़े वाले आइटम्स होंगे वो आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट कर दोगे, यानी कि उनको राइट ऑफ करवा दोगे। एसेट साइड में इसके अलावा और कोई भी चीज आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। लायबिलिटी साइड के अंदर आपको इसके अलावा कुछ फ्री रिजर्व्स मिल सकते हैं। तो फ्री रिजर्व्स जो होते हैं वो एज यूजुअल बाकी चैप्टरों की ही तरह पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर चले जाते हैं, यानी कि हम उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर पार्टनर्स में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। तो जो भी फ्री रिजर्व होंगे बैलेंस शीट के अंदर वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके अलावा हो सकता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, उसका स्पेशल ट्रीटमेंट हमने अलग से सीख रखा है, तो उसको मैं यहां पर मिक्स नहीं कर सकता क्योंकि वो डिपेंड करता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन लायबिलिटी पर। तो WCR का ट्रीटमेंट पूरी तरह से डिपेंड करता है WCL पर। जितने रुपए की लायबिलिटी होगी उतने रुपए तो आपको WCR के पे ऑफ करने पड़ेंगे, और बचे हुए पैसे ही आप पार्टनर्स कैपिटल में डाल पाओगे। और कई बार तो लायबिलिटी ही इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप फिर पार्टनर्स को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। तो ये बातें हमने कई बारी डिस्कस कर रखी है, तो इसीलिए इस पर मैंने बस स्टार लगा दिया। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, तो इसका कोई एक ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन की कितनी वर्कमैन कॉम्पनसेशन लायबिलिटी दे रखी है उसके हिसाब से। बाकी हो सकता है आपको कुछ कैपिटल बैलेंसेस दे रखे हों या करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हों, उन्हें हम एज यूजुअल कैपिटल अकाउंट में बैलेंसेस के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं, या अगर करंट अकाउंट दे रखे होंगे, वो आज के सवाल में आएगा भी, तो उन्हें भी हम क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हम इन आइटम्स को भी डील कर लेते हैं। बाकी हो सकता है कि एक किसी पार्टनर का हमें लोन दे रखा हो, पार्टनर लोन को हम सीधा अपने बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट के जरिए पे ऑफ करवा देते हैं, अनलेस एंड अनटिल उसमें कोई और एडजस्टमेंट दे रखी हो। तो हम इन नटशेल क्या करते हैं कि पूरी बैलेंस शीट को अपनी क्लोज कर देते हैं सबसे पहले, यानी कि बैलेंस शीट के हर एक आइटम को
बैलेंस शीट से निकालकर किसी न किसी रिस्पेक्टिव जगह पर पोस्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद सवाल आगे बढ़ता है। फिर सवाल कहता है कि हमने अपने एसेट्स बेच दिए। तो अगर आप एसेट्स बेचोगे तो आप रियलाइजेशन अकाउंट में लिखोगे बाय कैश अकाउंट, जिसकी क्रॉस पोस्टिंग कैश अकाउंट में डेबिट साइड पर करना याद रखना, क्योंकि जब हम एसेट बेचते हैं तो हमें पैसे मिलते भी हैं, फायदा भी है, लेकिन पैसे मिल भी रहे हैं। हो सकता है क्वेश्चन बोल दे कि कोई एसेट पार्टनर ने टेक ओवर करा, तो अगर कोई एसेट पार्टनर टेक ओवर करेगा तो फिर आप उस पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे, यानी बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, जिसकी क्रॉस पोस्टिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे करना याद रखना है, क्योंकि पार्टनर ने एक एसेट टेक ओवर कर लिया है। हो सकता है कि आपको कुछ लायबिलिटीज को पे करना पड़े, तो उसके लिए आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि आप लायबिलिटीज को पे कर रहे हैं। लायबिलिटीज पे करते समय आपको अपने एक धर्म का याद रखना है कि कोई भी आपके दर से खाली हाथ नहीं जा सकता। तो अगर क्वेश्चन के अंदर कोई आउटसाइड लायबिलिटी है जो बची हुई है टू बी पेड ऑफ, तो आप उसको खुद से पे करेंगे। और अगर आपने पेमेंट करी है लायबिलिटीज को कैश में, तो इसकी क्रॉस पोस्टिंग कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे करना याद रखना है। और हो सकता है क्वेश्चन कह दे कि कोई लायबिलिटी पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, तो आपको फिर पार्टनर को डेबिट करना पड़ेगा, यानी टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट में, और जिसकी क्रॉस पोस्टिंग आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर करेंगे। तो इस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट का कार्यक्रम चलता है। फिर रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आपका लॉस या प्रॉफिट निकलेगा। उस लॉस या प्रॉफिट को जो भी होगा वो आप उस लॉस या प्रॉफिट को, इधर बचेगा तो लॉस होगा, इधर बचेगा तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो वो पार्टनर को मिल जाएगा, अगर लॉस होगा तो वो भी पार्टनर में ही बट के पार्टनर के डेबिट साइड पे आ जाएगा, लेकिन प्रॉफिट या लॉस आएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही। फिर उसके बाद आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंटों को बंद करेंगे, और हो सकता है किसी पार्टनर का बैलेंस डेबिट साइड बचे, हो सकता है किसी पार्टनर का बैलेंस क्रेडिट साइड बचे। तो चाहे डेबिट में बचे चाहे क्रेडिट में बचे, आपको पैसे या तो मंगवाने पड़ेंगे पार्टनर से या पैसे उसको देने पड़ेंगे। तो जो मर्जी भी केस हो, बैलेंस बचेगा आपका कैश अकाउंट ही, चाहे इधर बचे चाहे इधर बचे। तो अगर वो पैसे विड्रॉ करके ले गया तो इसकी क्रॉस पोस्टिंग कैश अकाउंट में डालिएगा, अगर वो घर से और कैश लाया तो इसकी क्रॉस पोस्टिंग कैश अकाउंट में डालिएगा। तो अंत में आपका कैश अकाउंट फाइनली टैली कर जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है रियलाइजेशन और कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट का। तो आज का पहला थम्स अप भेजिए फटाफट कि ये प्रोसेस आपको याद आ गया सब बच्चों को, इतना प्रोसेस। ओके, यस सर, चलो बढ़िया। तो सब बच्चे धमाकेदार तरीके से थम्स अप भेज रहे हैं। ओके, अब इसके बाद 2-3 टेक्निकल बात कर लेते हैं। अब एक अलग सी चर्चा करने की आवश्यकता पड़ती है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को लेकर। रियलाइजेशन एक्सपेंस जो होता है वो सेक्शन 48 के तहत ये माना जाता है कि अगर कंपनी या कोई भी फर्म डिसॉल्व हो रही है तो डिसॉल्व होने के टाइम पर बहुत से खर्चे होते हैं जो करने मैंडेटरी हैं, जो आपको करने पड़ते हैं। तो ड्यूरिंग द रियलाइजेशन प्रोसेस या डिसोल्यूशन प्रोसेस जो खर्चे होते हैं उन्हें रियलाइजेशन एक्सपेंस बोला जाता है। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न कौन करेगा ये एक अलग चीज है, और रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कौन करेगा ये एक अलग चीज होती है। तो हमें क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है कि हु इज टेकिंग द बर्डन ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस, उसे बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न करना या बियर करना, कुछ भी कह सकते हैं। हु इज टेकिंग द बर्डन, और उसे पे कौन कर रहा है वो अलग चीज होती है। तो जब भी रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में बोला हो कि दीज आर बॉर्न बाय फर्म,
मान लो ऐसा बोला है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय फर्म, तो उस केस में आपको रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि ये किसका बर्डन है, फर्म का बर्डन है, तो फर्म का बर्डन है तो फर्म का खर्चा हो गया। और अगर उसने बोला है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय पार्टनर, तो फिर आपको उस रिस्पेक्टिव पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या क्वेश्चन ये कह रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म बोर्न करेगी, या क्वेश्चन ये कह रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर बोर्न करेगा? ये क्वेश्चन पर निर्भर करता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोला, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोला, तो मैं इस पर सितारा लगा रहा हूं, तो इसका मतलब आपको फिर यही मानना है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस कौन बोर्न करेगा, फर्म बोर्न करेगी। तो पहले दो बातों का थम्स अप अभी लूंगा आपसे कि अगर फर्म ने एक्सपेंसेस बोर्न करे तो आप रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, और अगर पार्टनर ने एक्सपेंसेस बोर्न करे तो आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो डेबिट किसे करना है, इट डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। तो अब इसका थम्स अप भेजो, ये दो बातें क्लियर? ओके, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद फिर एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है वो भी क्वेश्चन में ही लिखा होता है। लिखा सब कुछ क्वेश्चन में होगा, बस आपको अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी कि कौन बियर कर रहा है, कौन पे कर रहा है। लिखा सब कुछ क्वेश्चन में होगा, तो जो भी पे कर रहा होता है आपको उसी को अकॉर्डिंगली क्रेडिट करना पड़ता है। तो अगर लिखा है पे कर रही है फर्म, तो आप कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि फर्म के पैसे निकले, फर्म की जेब से पैसे गए, तो इसलिए आप कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और अगर पार्टनर पे कर रहा है तो फिर आप रेस्पेक्टिव पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। क्योंकि पार्टनर का फिर इसका मतलब क्लेम बढ़ गया फर्म के प्रति। पार्टनर कहता है मैं आपके पैसे पे कर रहा हूं तो मुझे बाद में चाहिए भी, तो पार्टनर एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है उसके हिसाब से आप अपनी जर्नल एंट्री को क्रेडिट करेंगे। अगर फर्म ने पे करा तो कैश को क्रेडिट करेंगे, पार्टनर ने पे करा तो पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। और सर अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता, क्वेश्चन में साइलेंट नहीं बताया कि किसने पे करे, तो क्या मानते हैं? तो हम मानते हैं कि फर्म ने ही खर्चे पे करे हैं। तो क्वेश्चन के साइलेंट होने पर आप ये मानते हो कि फर्म जो है वो खर्चा पे करती है। तो अब अगला थम्स अप भेजो कि क्या आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया कि पे करने के हिसाब से क्रेडिट करना है। ओके 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 ओके, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। तो ये हो गए रियलाइजेशन एक्सपेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, कई बार ऐसा भी लिखा होगा इन एडिशन टू दैट, उसके अलावा, कि रियलाइजेशन एक्सपेंस जो होते हैं बच्चों, तो वो फर्म एक किसी पार्टनर की ड्यूटी लगा देता है। फर्म कहता है पार्टनर से कि भाई मेरे पास तो देखो इतना टाइम नहीं है, मैं तो वैसे ही डिसॉल्व हो रही हूं, मेरे पास 100 काम और भी हैं, तो रियलाइजेशन की जिम्मेदारी तुम ले लो। तो ये पार्टनर कहता है ठीक है, रियलाइजेशन की जिम्मेदारी जो है वो मैं लेता हूं, मैं कराऊंगा रियलाइजेशन। फर्म कहती है ठीक है। तो पार्टनर कोई सगा तो है नहीं फर्म का, वो फर्म से कहता है कि बदले में तुम मुझे क्या दोगी। तो फर्म कहती है पार्टनर को कि मैं बदले में तुम्हें, इस काम के बदले में ना तुम्हें मैं कमीशन दूंगी, कमीशन। अब या तो वो कमीशन के नाम से लिखा होगा कि फर्म इज पेइंग रियलाइजेशन के कमीशन टू द पार्टनर, या लिखा होगा कि फर्म ने कोई अमाउंट फिक्स कर दिया है टू द पार्टनर, ऐसा कुछ लिखा होगा, या लिखा होगा फर्म इज गिविंग अ रेम्युनरेशन टू पार्टनर, ये काम करने के लिए। मतलब लैंग्वेज बदलेगा, आप मीनिंग पे ध्यान रखना। मीनिंग ये है कि जिम्मेदारी पार्टनर ले रहा है और फर्म कहती है कि हम तुम्हें बदले में कुछ पैसा देंगे, तो मीनिंग समझना, वो लैंग्वेज कुछ और भी दे सकता है, एटसेट्रा लिख रहा हूं,
कुछ और भी दे सकते हैं, ध्यान रखना। एग्जाम में ये मत रट के जाना कि सर ने 3 ही वर्ड्स लिखे हैं और चौथा कुछ और आ गया। मीनिंग पढ़ के समझना कि वो क्या कह रहा है। अगर ऐसा लिखा है कि पार्टनर ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है काम करने की, तो जाहिर सी बात है फर्म कमीशन पक्का देगी, किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखा होगा, देगी, पक्का देगी। तो इस कमीशन के लिए आपको क्या एंट्री करनी है? इसकी एंट्री फिक्स है बच्चों, क्योंकि फर्म का तो खर्चा हो गया, फर्म का तो खर्चा है, फर्म तो खर्चे दे रही है, कमीशन का खर्चा दे रही है, तो इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेगी। और पार्टनर को पैसे मिल रहे हैं, पार्टनर का क्लेम बढ़ गया, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेगी। तो खर्चे की, कमीशन की आपको ये एंट्री एडिशनल करनी पड़ेगी अगर क्वेश्चन में दिया है कुछ ऐसा तो। ध्यान रखना, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो हो गई होगा। जो हम एक्चुअल एक्सपेंस करते हैं, ध्यान रखना, नीचे लिख रहा हूं, जो एक्चुअल एक्सपेंस होंगे उसके लिए तो ये टेबल है ही है, उसके लिए तो ये एंट्री होनी ही है। और उसके अलावा, एक्चुअल एक्सपेंस के अलावा, अगर कहानी में जोड़ दिया कि पार्टनर ने कहा है मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं रियलाइजेशन की और मुझे बदले में कमीशन दो, तो एक एंट्री और होगी, फिर 2 एंट्री होंगी, एक ये वाली और एक ये वाली बॉक्स वाली, जो भी होगी, तो 2 एंट्री होंगी। फिर वो डिपेंड करेगा सवाल के अंदर। ठीक है जी। तो अब मुझे एक थम्सअप ये भेज दो कि कहानी क्लियर। बाकी चर्चा छोटी मोटी जो भी बचेगी वो सवालों के जरिए करेंगे। तो अब तैयार हो आप? तो तैयार हैं बच्चे, तैयार हैं बच्चे, जल्दी जल्दी भेजो सब थम्सअप कि अब आप तैयार हो और मेरी भी मदद करोगे। ठीक है, चलो ठीक है सर। तो आइए जी, तो हम सवाल सबसे पहले नंबर 1 से शुरू करेंगे आज की चर्चा। सवाल है बच्चों हमारा किताब का क्वेश्चन नंबर 38 है, जो आप और मैं करेंगे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 38। चलो, तो मैं एनालिसिस करवा देता हूं पहले, फिर क्वेश्चन बता देना समझ आया। ABC were in partnership sharing profits in the ratio of 7:2:1 and their balance sheet of the firm as at 31 March was capital accounts, creditors, reserve for depreciation on plant। ये बच्चों प्लांट हमारा जो एसेट होता है ये उसका प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ही है, ये उसका प्रोविजन है फॉर डेप्रीसिएशन। उसके बाद है बिल्डिंग, उसके बाद है प्लांट, उसके बाद है देखो गुडविल। तो कई बच्चे अलर्ट हो जाना फिर से, गुडविल। उसके बाद है 100 शेयर्स इन एक्स लिमिटेड एट कॉस्ट। इसका मतलब होता है बच्चों इन्वेस्टमेंट है। आपने किसी एक्स लिमिटेड कंपनी के 100 शेयर्स खरीद रखे हैं, तो दिस इज योर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एसेट साइड पर शो हो रहा है। दिस इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट। आपने किसी कंपनी के 100 शेयर्स खरीद रखे, ये इन्वेस्टमेंट है। 1000 शेयर्स इन वाई लिमिटेड, आपने किसी वाई कंपनी के भी 1000 शेयर्स खरीद रखे हैं, तो भाई आपके पास बहुत पैसे हैं तो खरीद रहे हो आप शेयर, क्या दिक्कत है? तो ये इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद है स्टॉक, डेटर, बैंक और पेटेंट्स। तो इसमें क्योंकि बैंक है कंपनी का बैंक बैलेंस, तो हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। चलो, तो अब जो है आओ मेरे साथ और ढांचे बनाओ। तो ढांचा नंबर 1, रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि पहला स्टेप है हमें बैलेंस शीट को खाली करना है। ठीक है, तो फटाफट रजिस्टर के अंदर मेरे साथ साथ बना लो अभी। तो रियलाइजेशन अकाउंट, फिर ABC 3 पार्टनर्स हैं, तो 3 पार्टनर्स के लिए बना लो एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट।
ठीक है। और फिर तीसरा लेजर बनाना है हमको बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में बैंक अकाउंट दे रखा था। अगर कैश अकाउंट दिया होता तो हम कैश बना लेते, बैंक अकाउंट दिया है तो बैंक बनाएंगे। चलो, तो अब सबके ढांचे बन गए, तो एक थम्स अप भेज दो तो मैं फटाफट से पोस्टिंग शुरू करूं। सबके ढांचे बन गए हों तो ढांचे तैयार। ओके ठीक है, तो तुम तो ढांचों में तो तेज हो। ओके 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 चलो ठीक है, तो ढांचे वांचे बच्चों ने कहा हमने बना लिए। चलो, तो अब बच्चों बैलेंस शीट जो है वो हमको एम्प्टी करनी है, खाली करनी है बैलेंस शीट। तो पहले कैपिटल अकाउंट खाली कर दो। ए का 12,410 बाय बैलेंस बीडी 12,410, ठीक है। ए का, बी का 6,850, बी का 6,850, ठीक है ना। बता देना जहां पे डाउट होएगा फिर, वैसे तो अभी कुछ है ही नहीं डाउट का। सी का 80,620, ओ गॉड, सी को इतने ज्यादा क्यों, मतलब सी की कैपिटल इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है बच्चे, इससे हमें क्या, कैसे क्या है तो है। उसके बाद क्रेडिटर्स 11,210, तो क्रेडिटर्स की आइडेंटिटी खत्म हो गई, उसको आप रियलाइजेशन अकाउंट में ले आओगे। बाय क्रेडिटर्स, ये आउटसाइड लायबिलिटी होते हैं। 11,310, 210, ओ 11,210। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, वो भी अपनी आइडेंटिटी खत्म खो देंगे, वो भी यहां पर आ जाएंगे। प्लांट का प्रोविजन 20,000, तो वो भी खत्म, ठीक है। तो लायबिलिटी साइड पूरी की पूरी खाली हो गई बच्चों, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पूरी की पूरी खाली हो गई, ठीक है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पूरी की पूरी एम्प्टी हो गई। अब एक एक करके सारे एसेट्स को डाल दो। बिल्डिंग 20,000, प्लांट 31,220, बिल्डिंग 20,000, प्लांट 31,220। उसके बाद देख लो, जो भी नालायक बच्चा है जिसको पता है कि मैं नालायक हूं अव्वल दर्जे का, गुडविल, तारे लगा रहा हूं मैं, तारे, गुडविल 10,000, इसे भी रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफर करना है, इसे भी रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफर करना है। 10,000, इस चैप्टर में गुडविल कुछ अलग नहीं करना, रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफर करना है। उसके बाद 100 शेयर इन एक्स लिमिटेड 2400, तो 100 शेयर्स इन एक्स लिमिटेड 2400, 1000 शेयर्स इन वाई लिमिटेड 10,000। बस खाली करते चलो। उसके बाद स्टॉक 11,240 और डेटर 8740, 11,240 तो स्टॉक है और डेटर है 8,740, ये दोनों भी खाली हो गए। उसके बाद बैंक बैलेंस को बैंक में लिखना 1210 और पेटेंट 38080, पेटेंट्स 38080 और बैंक बैलेंस बच्चों बैंक के खाते में। कई बच्चे जोश जोश में बैंक अकाउंट भी लिख लेते हैं रियलाइजेशन में, बैंक तो बैंक बैलेंस है ना, तो बैंक अकाउंट तो बैंक बैलेंस इधर 1210।
तो अब मुझे ये थम्स अप भेजना कि सबको बैलेंस शीट खाली करनी आ गई, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। पहला स्टेप है बैलेंस शीट को खाली कर डालो, ये समझ आ गया पहला स्टेप, सब बच्चों को भेज देना थम्स अप। ओके, तो आपको पहले बैलेंस शीट खाली करनी है, 2 नंबर तो इसी बात के मिल जाएंगे। ओके ओके ठीक है। अब धीरे धीरे छोटे बच्चों की तरह नीचे पढ़ना चाहिए कि अब हुआ क्या, आगे क्या हुआ। इट वॉज एग्रीड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, ठीक है, ऑन द 31 मार्च 2020 एंड द टर्म्स ऑफ डिसोल्यूशन वर ए टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट एग्रीड वैल्यू 31,500। ए ने बोला मैं बिल्डिंग टेक ओवर कर रहा हूं, पार्टनर ए ने बोला मैं बिल्डिंग टेक ओवर कर रहा हूं, तो आपको लिखना पड़ेगा बाय ए कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ए पार्टनर एसेट टेक ओवर कर रहा है 31,500, तो आपको लिखना पड़ेगा बाय ए कैपिटल 31,500। उसके बाद बी who was to carry on the business to take over the goodwill, stock and debtor at book value। B कह रहा है मैं बिजनेस मैं संभालूंगा बाद में, तो मैं गुडविल टेक ओवर कर रहा हूं, मैं स्टॉक टेक ओवर कर रहा हूं, मैं डेटर टेक ओवर कर रहा हूं बुक वैल्यू पर। तो बी पार्टनर कह रहा है मैं ये टेक ओवर कर रहा हूं, पेटेंट्स 30,000 के टेक ओवर कर रहा हूं, ठीक है, और प्लांट 5,000 का टेक ओवर कर रहा हूं, बस अभी आगे नहीं पढ़ रहा। तो बी जो है वो तो पूरे जोश में है, बी कह रहा है मैं गुडविल स्टॉक डेटर तो बुक वैल्यू पर टेक ओवर करूंगा। तो बी ये कह रहा है कि मैं गुडविल स्टॉक और डेटर तो बुक वैल्यू पर ही टेक ओवर कर लूंगा। गुडविल स्टॉक और डेटर, मैं तारा लगा रहा हूं, देखो ये बना देता हूं, गुडविल स्टॉक और डेटर की तो बुक वैल्यू है 10,000, 11,240 और 8,740। तो ये तीनों आइटम्स तो कह रहा है मैं बुक वैल्यू पर ही टेक ओवर कर रहा हूं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और पेटेंट्स 30,000 के कर रहा हूं, प्लांट 5,000 का कर रहा हूं टेक ओवर। तो पेटेंट 30,000 का कर रहा है और प्लांट 5,000 का कर रहा है, तो वो इतने का सब कुछ टेक ओवर कर रहा है। बताना टोटल वैल्यू बी की है, आप बताओ कितनी होगी टोटल वैल्यू। लो जी, अलग अलग बच्चे बता रहे हैं, बताओ। हाँ, महिलाओं ने सही बताया, 64,980, 64,980 सही, वेरी गुड, ठीक है। तो बी ने सारे एसेट टेक ओवर कर लिए। और लिखा है, फिर आगे पढ़ा, ही वॉज ऑल्सो टू पे क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स को भी वही पे कर रहा है, मतलब बी कह रहा है ये क्रेडिटर्स को भी मैं ही पे करूंगा, 11,210 रुपए बी कह रहा है मैं ही पे करूंगा। तो टू बीज कैपिटल अकाउंट 11,210 रुपए। तो बी ने कहा मैं क्रेडिटर को भी मैं पे करूंगा, तो टू बी कैपिटल अकाउंट। अब यहां तक मुझे भेजो, बता दो थम्स अप भेज के कि भाई आपको यहां तक सब बच्चों को बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है किसी को, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, क्लियर है, चलो वेरी गुड, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद सी पार्टनर क्या कह रहा है, सी टू टेक ओवर द शेयर्स इन एक्स लिमिटेड। सी कह रहा है एक्स वाले शेयर्स मैं टेक ओवर करूंगा एट 15 रुपए ईच, 15 रुपए ईच के मैं टेक ओवर करूंगा, सी कह रहा है। तो देखो बच्चों, एक्स लिमिटेड वाली कंपनी में हमने कितने शेयर खरीद रखे हैं, 100 शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है ना, ये इन्वेस्टमेंट है वैसे।
तो सी पार्टनर कह रहा है मैं इन्वेस्टमेंट मैं टेक ओवर करूंगा। तो अगर सी कह रहा है मैं इन्वेस्टमेंट मैं टेक ओवर करूंगा तो आप लिखोगे बाय सी कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सी टेक ओवर कर रहा है। तो 100 शेयर हैं एक्स लिमिटेड के और 15 रुपए ईच के हिसाब से वो टेक ओवर कर रहा है। तो इसका मतलब सी कितने रुपए के टेक ओवर कर रहा है? 1500 रुपए के टेक ओवर कर रहा है। तो वहां पे हो गया 1500। उसके बाद डी, द शेयर्स इन वाई लिमिटेड, कह रहा है वाई लिमिटेड के जो शेयर्स हैं टू बी डिवाइडेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब वाई लिमिटेड के शेयर तीनों जने कह रहे हैं ये हम टेक ओवर कर लेंगे, तीनों जने 7:2:1 में तीनों ने कहा हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम तीनों ही टेक ओवर करेंगे वाई लिमिटेड के शेयर। तो ये लो जी वाई लिमिटेड, अब 10,000 रुपए के शेयर है ना, 10,000 रुपए के शेयर हैं, तो वो तीनों ने कहा हम ही टेक ओवर कर लेंगे। तो मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तीनों टेक ओवर करेंगे। तो क्या बनेगा? 10,000 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बनेगा? 7:1 करोगे 10,000 को तो क्या बटेगा? ए का 7,000, बी का 2,000, सी का 1,000, है ना, यही बनेगा। तो सी को 1,000 और मिल गया तो 2500 कर देता हूं, बी को 2,000 और मिल गया तो ये कर देता हूं, और ए को 7,000 और मिल गया तो ये कर देता हूं। तो मतलब ए बी सी ने 7,000 का ए ने, 2,000 का बी ने और 1,000 का सी ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर लिया। ठीक है ना? तो यहीं पे तो लिखोगे आप जोड़ के, तो मैंने यहीं पे जोड़ लिया ए बी सी। चलो तो भेजो थम्स अप। ओके क्लियर, ठीक है, तो है ना सिंपल। ठीक है, ओके ठीक है जी। उसके बाद बस सवाल खत्म हो गया। शो लेजर अकाउंट, कह रहा है लेजर अकाउंट शो कर दो। चलो तो लेजर अकाउंट शो करते हैं। पहले अब इसका टोटल करते हैं, इस खाते को बंद करते हैं, फिर यहां से पोस्टिंग निकाल निकाल के आगे के खाते बना लेंगे। चलो तो टोटल अब आप करोगे बच्चों, मैं आपको दे रहा हूं जिम्मेदारी, टोटल आप करें, टोटल आप बताएं। $142,890 और लॉस कितना? लॉस कितना? लॉस कितना आ रहा है बैलेंस? 3,700 और एबीसी में बांट दो 7:2:1, 7:2:1, 2590। उसके बाद 740 और 370। बस तो हो गया खत्म, एक ढांचा खत्म, एक ढांचा खत्म। ठीक है, तो कर लो बच्चों, नोट कर लो यहां तक सब। तो एक ढांचा खत्म। अच्छा जी। अब उसके बाद अब बनाते हैं बाकी ढांचे। अब इधर देखो, ए बी सी ने जो टेक ओवर्स करे एसेट, सबसे पहले इनकी पोस्टिंग क्या होगी? टू रियलाइजेशन अकाउंट। एबीसी के अंदर ये सब वैल्यूज पोस्ट कर डालो। तो ए ने क्या टेक ओवर करी थी? 38,500, 66,980। तो 38,500, 66,980। और सी ने क्या टेक ओवर करा था? 2,500। तो सी में 2,500, एक तो ये कर दिया। इसके अलावा फिर आपका रियलाइजेशन में अभी अभी लॉस निकला
वो लॉस भी एबीसी में ट्रांसफर कर दो। 2590 740 370 है ना, ये हो गया। और एक हल्का सा टिक लगा लो ताकि पता चल जाए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लॉस हो गया। उसके बाद डेबिट साइड में बस बी ने टेक ओवर करा था 11210 का, तो बी ने लायबिलिटी टेक ओवर करी थी, इसकी भी क्रॉस पोस्टिंग कर दो। बी ने 11210 की लायबिलिटी टेक ओवर करी थी, तो बाय रियलाइजेशन 11210 बस बी ने करा था। अब टोटल करो, तो ए का टोटल बताओ। $41,090। बी का टोटल बताओ। $67,720। और सी का टोटल बताओ 28। सी का तो अच्छा उधर का ज्यादा आएगा, सी का उधर का ज्यादा आएगा 80,620। 80,620। तो सी में तो इधर बैलेंस बचेगा, यानी सी तो पैसे घर पे लेके जाएगा, विड्रॉ कर लेगा टू कैश। तो सी कितने रुपए घर लेके जाएगा जी? सी लेके जाएगा 77,750। ठीक है, तो सी तो अपने घर ले जाएगा 77,750। इसे बैंक अकाउंट लिख लेते हैं बच्चों, क्योंकि हम क्वेश्चन में बैंक यूज कर रहे हैं ना, तो बैंक अकाउंट लिख लेते हैं। इसे कैश मत लिखो, इसे लिखो बैंक अकाउंट। तो सी तो ले जाएगा घर 77,750। और ए कितने रुपए घर से लाएगा और बी कितने रुपए घर से लाएगा, ये बताना जरा। ए और बी कितने कितने रुपए अपने अपने घर से लाएंगे? ए और बी बाय बैंक, ए और बी कितने कितने रुपए अपने घर से लाएंगे? तो ए और बी लाएंगे अपने अपने घर से, हाँ सही, 26,680। 26,680। तो ए तो लाएगा 26,680 और बी कितने लाएगा? बी लाएगा 47,860। 47,860। 47,860। तो दोनों साइड का टोटल आएगा 77,750। 77,750। बस हो गया टैली। तो दोनों साइड का टोटल आ जाएगा 77,750। ओके, बच्चे कह रहे हैं ए का होगा 28,680। ठीक है, तो 28,680 बच्चे कह रहे हैं, तो ये लो जी 28,680। 28,680। ओके ठीक है बच्चों, कर लिया करेक्शन, 28,680। यस सर, ठीक है। तो अब बताओ कि अब आपको ये सवाल बिल्कुल क्लियर, फाइनल थम्स अप भेजो ताकि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सके। ये क्लियर हो गया सब बच्चों को? 38 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। ओके चलो ठीक है, तो इस तरह का प्रोसेस अपनाते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे अब साथ में, देखते हैं उसमें क्या है वैरायटी, उसमें भी सीखने को मिलेगा हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर, सर कौन सा, 36 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे।
फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अरविंद एंड बलबीर, दो पार्टनर हैं, एज एट 31 मार्च। ट्रेड क्रेडिटर्स है, ये आउटसाइड लायबिलिटी होता है, बिल्स पेबल है, लोन बाय मिसेस अरविंद, अरविंद की बीवी का लोन है, आउटसाइड लायबिलिटी, लोन बाय मिसेस बलबीर, बलबीर की बीवी का लोन है, आउटसाइड लायबिलिटी, रिजर्व फंड, चॉकलेट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये कुछ नहीं है, ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाता है, बाकी कैपिटल अकाउंट है। इसके बाद है कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है। बच्चों इसमें दोनों दे रखे हैं, कैश भी और बैंक भी, तो आप इसमें दोनों में से अपना मनपसंद कोई भी बना सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो कि इसमें कैश अकाउंट भी बना सकते हो, बैंक अकाउंट भी बना सकते हो, देखते हैं कुछ भी एक बना लेंगे। बाकी इसके बाद स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बुक डेट, पीडीडी, बिल्डिंग, प्लांट, गुडविल फिर से आया है, और ध्यान रखना गुडविल इसमें कुछ भी नहीं है। गुडविल पे व्हाइटनर लगा के लिख सकते हो आप, जो मन करे, कोई और एसेट का नाम लिख लेना चाहे, मशीन। इस चैप्टर में गुडविल का कोई वजूद नहीं है, गुडविल बेकार है। और है पीएनएल अकाउंट यानी कूड़ा। चलो तो पहले बैलेंस शीट खाली करेंगे, आओ ढांचे बनाएं, बैलेंस शीट खाली करते हैं, फिर बैलेंस शीट खाली करके देखते हैं कि क्या वहां तक कोई डाउट है क्या। चलो तो फटाफट, सुपर फास्ट, मैं भी कर रहा हूं बैलेंस शीट खाली, आप भी करो, ठीक है। तो फटाफट बैलेंस शीट खाली करो। रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अरविंद बलबीर, अरविंद बलबीर, अरविंद और बलबीर, और उसके बाद बैंक अकाउंट, बैंक बना लेते हैं, ठीक है ना, बैंक बना लेते हैं। चलो तो अब मैं बैलेंस शीट बच्चों खाली करना शुरू कर रहा हूं, फिर आप भी कर लो खाली शुरू, फिर देखते हैं क्या होता है, कहीं पर कोई रुकावट तो नहीं है। पहले लायबिलिटी साइड से शुरू कर रहा हूं। क्रेडिटर 45 12 7.5 15, ये है क्रेडिटर, ये है बिल्स पेबल, ये है मिसेस ए लोन, ये है मिसेस बी लोन, ठीक है, चार चीजें खाली। उसके बाद रिजर्व फंड, रिजर्व फंड बच्चों पार्टनर्स को मिलेगा, चॉकलेट है 15,000 की, रिजर्व फंड पार्टनर्स को देने का, बाय रिजर्व फंड, रेशियो कुछ दे नहीं रखा तो इक्वल, रेशियो कुछ दे नहीं रखा तो इक्वल मान लेंगे, तो दोनों को मिल जाएगा 7.5 7.5, ठीक है ना, इक्वल। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1500, तो जो भी नालायक बच्चा है, जिसे पता है मैं नालायक हूं, वो बच्चा देख ले। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इस डिसोल्यूशन चैप्टर में बस यहां लिखना है बस, और इसको कुछ नहीं करना, ना पार्टनर को देना ना कुछ देना, ना इसकी कोई इन्वेस्टमेंट में गिरावट होनी ना कुछ होनी, क्योंकि बिजनेस बंद हो गया। तो इसको बस यहां पे चुपचाप लिख लेना, कोई चिल्लम चिल्ली नहीं करनी। उसके बाद अरविंद और बलबीर की कैपिटल, तो अरविंद और बलबीर की कैपिटल तो आप कैपिटल अकाउंट में लिख लोगे, बाय बैलेंस बीडी 15 और 15। तो लायबिलिटी साइड तो बच्चों हो गई खाली। अब एसेट साइड में हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं 12,000,
तो ये जो 750 का कैश है, ये 750 का कैश जो है बच्चों, ये 750 का कैश भी आप बैंक अकाउंट के अंदर ही डाल देंगे। इसका मतलब है कि आप कैश कहां लेके जाओगे भाई, फर्म बंद होगी तो कैश कहां लेके जाओगे, बैंक में जमा करोगे और क्या, ताकि काम आगे बढ़ जाए, एसेट वैसेट बेचने हैं, पैसे देने हैं, तो बस कैश भी बैंक में ही चला जाएगा। ठीक है ना, तो कैश भी बैंक में ही चला जाएगा। उसके बाद है स्टॉक इन्वेस्टमेंट बुक डेट बिल्डिंग प्लांट। स्टॉक इन्वेस्टमेंट बुक डेट बिल्डिंग प्लांट, स्टॉक इन्वेस्टमेंट बुक डेट बिल्डिंग प्लांट। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मैंने बताया है कि आपको इधर अलग से लिखना पड़ता है। तो कितने कितने रुपए है सर? 7.5, 15, 30, 22,530। 7.5, 15, 30, 22,530। 7.5, 15, 30, 22,530। और पीडीडी है 3, वो उधर अलग। उसके बाद गुडविल को, जिसपे मैंने व्हाइटनर लगाया था 6,000, तो मैंने फिर से बता रहा हूं, गुडविल इस चैप्टर में कुछ नहीं है, गुडविल इस चैप्टर में अपना यहां पे ही आएगी बस। और कूड़ा 5250 का कूड़ा, वो पार्टनर्स में राइट ऑफ हो जाएगा उनके रेशियो में, और एसेट साइड भी खाली हो गई, तो कूड़े को पार्टनर्स में लिख दो डेबिट साइड पे, टू पीएनएल अकाउंट 2625 2625। चलो, तो मैं 2 मिनट रुक रहा हूं पूछने के लिए भी, थम्स अप लेने के लिए भी, कि बैलेंस शीट खाली करने में किसी को अब दिक्कत परेशानी तो नहीं है, यहां तक सबको सब क्लियर है, तो थम्स अप भेजो। ओके ओके ओके, इस क्वेश्चन की बात करेंगे हम, इस क्वेश्चन की बात करेंगे हम, और कोई भी बात नहीं करेंगे कि ये होता तो क्या होता, मेरी चाची की मूछें होती तो मैं उसे चाचा कहता, ये सब बातें अभी नहीं करेंगे। क्वेश्चन की बात करो कि इसके सारे आइटम क्लियर हो गए तो थम्स अप भेजो। ठीक है, ओके, हाँ, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात करेंगे, बाकी नहीं। ठीक है, तो बच्चों ने कहा कि सर बस ये तो हो गए सब क्लियर। ठीक है, तो बैलेंस शीट खाली हो गई। अब 1 बाय 1 पढ़ते हैं। अरविंद क्या कह रहा है? कह रहा है प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसेस अरविंद लोन। अरविंद कह रहा है मैं अपनी पत्नी का लोन टेक ओवर करूंगा, एंड टुक स्टॉक ऑफ 6,000, और वो स्टॉक टेक ओवर करेगा। तो अरविंद 2 बातें कह रहा है, अरविंद 2 बातें कह रहा है। अरविंद कह रहा है कि मैं अपनी पत्नी का लोन टेक ओवर करूंगा। तो एक तो अरविंद ने कहा कि ये लायबिलिटी मैं टेक ओवर करूंगा, ठीक है ना, पत्नी का लोन मैं टेक ओवर करूंगा 7,500, तो आप लिखोगे टू अरविंद कैपिटल अकाउंट। और दूसरा अरविंद ने कहा कि मैं स्टॉक भी टेक ओवर करूंगा, 6,000 रुपए का मैं स्टॉक भी टेक ओवर करूंगा, तो आप लिखोगे बाय ए कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, तो लिख लो। तो अरविंद ने स्टॉक टेक ओवर करा और अरविंद ने पत्नी का लोन टेक ओवर करा, तो अरविंद ने 2 बातें टेक ओवर कर ली। उसके बाद बी में लिखा है बलबीर टुक हाफ द इन्वेस्टमेंट। बलबीर कह रहा है मैं आधी इन्वेस्टमेंट लेना चाहता हूं, तो आधी कितनी हो गई? 15,000 का आधा कितना हो गया? 7,500। एट 10% डिस्काउंट कह रहा है, लेकिन 10% के डिस्काउंट पर लूंगा,
तो 750 के डिस्काउंट पर ले रहा है। तो इसका मतलब बलबीर ने 6750 पर इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली, बलबीर ने। तो बलबीर अगर इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करेगा तो आप लिखोगे बाय बलबीर कैपिटल अकाउंट। तो बलबीर ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली 6750। तो ए और बी पॉइंट क्लियर हो गए तो थम्स अप भेजो, ए और बी। ओके ठीक है, क्लियर। ओके, तो इसका मतलब अब आपको टेक ओवर करना आ गया, उसमें अब कोई भी खतरा नहीं है। ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो अब आपको एसेट टेक ओवर करने आ गए, ठीक है जी। उसके बाद सी, बुक डेट्स रियलाइज्ड। बच्चों रियलाइज्ड का मतलब होता है जब कोई भी चीज बिक जाती है, किसी चीज को बेचने को रियलाइज कहते हैं। तो हमने डेटर्स को बेच दिया 28,500 में। तो जब आप डेटर्स को बेचोगे तो आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। तो आपने डेटर्स को 28,500 रुपए में बेच दिया। उसके बाद डी पॉइंट, सितारा, ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ये ट्रेड क्रेडिटर है और ये बिल्स पेबल है, ये दो आदमी है। मुझे इन दोनों को कितने रुपए पे करने? 57,000 रुपए पे करने। ठीक है, मुझे इन दोनों को कितने रुपए पे करने? 57,000। मैंने कहा अगले महीने कर दूंगा पे, लेकिन अभी क्या है, वर ड्यू 1 मंथ आफ्टर 31 मार्च। मुझे 1 महीने के बाद पे करना है। परंतु वर पेड इमीडिएटली। लेकिन आप इनको आज ही पैसे दे रहे हो। अब 11th में जाओ, आपने कैश डिस्काउंट नामक चीज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? आप किसी को जल्दी पैसे दे रहे हो, इस बात का डिस्काउंट मांगोगे कि नहीं मांगोगे? उससे मांगोगे। आपको 1 महीने बाद पैसे देने और आप कह रहे हो मैं आज दे दूंगा लेकिन मुझे डिस्काउंट दो। तो आप इन्हें पैसे तो आज दे रहे हो, बट पढ़ो आगे, एट 2% डिस्काउंट पर एनम। 2% डिस्काउंट पर एनम भी मिलेगा आपको। तो 1 महीना है क्योंकि, तो 1 महीने का डिस्काउंट निकाल लो। तो अगर आपको 2% पर एनम मिल रहा है और 1 मंथ का, तो 1/12, तो इसका मतलब आपको 95 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। तो पता है आप कितने रुपए पे करोगे? आप पे करोगे कितने रुपए? 56,905। तो आप 56,905 रुपए पे करोगे। तो भेजो थम्स अप। ओके, यहां प्रॉमिस वैलिड होता है, बिल्कुल हाँ, यहां चल जाते हैं। आप हम पे करने की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब हम 56,905 रुपए क्रेडिटर और बीपी को पे करेंगे। तो हमने क्रेडिटर को भी पे कर दिए और बीपी को भी पे कर दिए। तो टू बैंक अकाउंट 56,905। तो क्रेडिटर को भी पे कर दिया आपने और बीपी को भी पे कर दिया आपने। उसके बाद पॉइंट नंबर ई, प्लांट रियलाइज्ड मतलब बेचा इतने का, बिल्डिंग 60, गुडविल 9 एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट 6750। ठीक है, तो ये सब बेच डाले तो लिख डालो बाय बैंक में 37,560 9, 37,560 9 और 6750। तो बताना ये सारे जोड़ के कितने रुपए में बिके सारे एसेट्स, एक बार टोटल आप बताओ।
ओके 141,750 सही, 141,750 सही। अब उसके बाद पॉइंट नंबर एफ में क्या लिखा है, एन ओल्ड टाइपराइटर, एक पुराना टाइपराइटर था बच्चों, रिटर्न ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द फर्म्स बुक। इसका मतलब है कि ये एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, इसका मतलब ये किताबों में है नहीं, किताबों से इसको हम हटा चुके हैं। नाउ एस्टिमेटेड टू रियलाइज, ये बिकेगा, ये कितने में बिकेगा, 450 में। इट वॉज टेकन बाय बलबीर एट दिस प्राइस, तो बलबीर ने ये एसेट टेक ओवर कर लिया। तो जब बलबीर ये एसेट टेक ओवर करेगा 450 में, तो आप क्या लिखोगे, बाय बलबीर कैपिटल अकाउंट। तो 450 और लिख दो बलबीर में, तो बलबीर में 450 और लिखोगे तो बन जाएगा 7200। तो बलबीर में 450 और टेक ओवर कर लिए बलबीर ने। उसके बाद जी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 1500। तो सब नलायक बच्चे देखें इधर, जितने नलायक बच्चे आज सभा में आए हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1500। कौन बियर कर रहा है, कौन पे कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1500, कौन बियर कर रहा है, कौन पे कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा। तो क्या करते हैं, बियर भी फर्म करेगी ये मानेंगे, पे भी फर्म करेगी ये मानेंगे, तो ये मानेंगे। तो क्या एंट्री बन गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एक्सपेंसेस की ये एंट्री बन जाएगी। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस जो 1500 है, उसकी एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो भेजो थम्स अप, बात समझ आई तो थम्स अप भेजो जल्दी से। तो 1500 रुपए पे करेंगे। ओके ठीक है, वेरी गुड। तो 56, 905 और 1500 जोड़ के कितना आएगा एक बार बताओ। 9 और 5 14, 8 और 5, ठीक है। उसके बाद बस सवाल खत्म हो गया बच्चों, सवाल फिनिश, सवाल फिनिश। लेकिन आपका क्या धर्म है, आपका क्या फर्ज है कि आपके दर से कोई खाली ना लौट जाए। क्रेडिटर को आपने पे कर दिया, ठीक है, बीपी को आपने पे कर दिया, ठीक है, ए की पत्नी का लोन पे हो गया, ठीक है, बी की पत्नी का लोन क्या हुआ, पे करा क्या बी की पत्नी का लोन, बोलो, क्या आपने बी की पत्नी का लोन पे करा, नहीं करा। तो आपको बी की पत्नी का लोन अपने आप पे करना पड़ेगा, ये आपका धर्म है। तो बी की पत्नी के लोन के भी 15,000 पे करेंगे आप अपने आप। तो अब बताओ टोटल क्या आया पेमेंट का, ओके 73,405, ठीक है। अब टोटल आप बताओगे बच्चों, और बाकी यहां तक समझ भी आ गया सारे पॉइंट, तो एक थम्सअप भी भेज दो, फिर फाइनल थम्सअप लास्ट में लूंगा। यहां तक समझ आ गया, जब तक बच्चे भेज रहे हैं टोटल, ठीक है ठीक है ठीक है, 238,950, ओके। तो टोटल आ रहा है 238,950, 238,950, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है, 47,045, 47,045, ठीक है। इसे अरविंद और बलबीर के इक्वल रेशियो में भाग दे दो, 23,522, 23,523। एक को 1 रुपए ज्यादा दे दिए बलबीर को। चलो अब बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट, उसमें पोस्टिंग कर लेते हैं।
बाय ए बाय बी और 2A और प्रॉफिट। तो एक तो रियलाइजेशन आ जाएगा, जो आपने प्रॉफिट निकाला 23,522, 23,523, और एक आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। ए ने टेक ओवर करा था ना, ये देखो 2A कैपिटल लिखा है ना 7,500, तो इसकी क्रॉस पोस्टिंग ए के खाते में आएगी इधर, तो वो लिखो। और जो पार्टनर्स ने एसेट टेक ओवर करे थे, जो पार्टनर्स ने एसेट टेक ओवर करे थे, ए ने 6,000, बी ने 7,200, तो इनकी पोस्टिंग यहां आ जाएगी। ए ने 6,000, बी ने 7,200। तो अब ए का टोटल बताओ, ए का टोटल आप बताएंगे बच्चों। वेरी गुड, 53,522, 53,522। तो ए लाएगा अपने घर से कितना पैसा? ए लाएगा अपने घर से कितना पैसा? 44,897। तो ए मतलब घर ले जाएगा इतना पैसा, 44,897। उसके बाद बी का टोटल करो, बी का टोटल क्या आएगा? 46,023। वेरी गुड, 46,023। तो 46,023 में से ये दोनों माइनस करो, तो बी घर कितने रुपए ले जाएगा? 36,198। वेरी गुड, 36,198। तो बी अपने घर ले जाएगा 36,198। और कोई एसेट बेचे भी थे क्या हमने? हाँ, एसेट बेच के मिले थे 141,750 और पेमेंट करी थी 73,405। 73,405। तो ये तो हमने पेमेंट करी थी बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और एसेट हमने बेचे थे 141,750 के, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। टोटल आप बताओगे बच्चों दोनों साइड का, तो टोटल बताइए। 154,500। ओके, तो 154,500 आ जाएगा दोनों साइड का। चलो, तो अच्छे से चेप लो, चेप लिया हो तो समझ लिया हो तो थम्स अप भेजो, फिर मैं ये मानूंगा इस थम्स अप से कि आपको अब पूरा क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी, और हम अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ओके, ठीक है, तो सब बच्चे कह रहे हैं एक सुर में क्लियर, थम्स अप, क्लियर, थम्स अप, क्लियर, थम्स अप। ओके 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 ओके, चलो ठीक है जी। तो इसका मतलब अब आपको बात समझ आ गई ना, तो ये करने का है। ठीक है, अब करेंगे एक और क्वेश्चन जिसमें आप देखोगे कि करंट अकाउंट भी होंगे। अब आएगा मजा। नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे एक और, जिसमें होगा आपको क्या मिलेगा? करंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 33। चलो, अशोक, बाबू एंड चेतन, मतलब वही ABC, आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रपोर्शन 1/2, 1/3, 1/6
तो ये 3:2:1 ही हो गया रेस्पेक्टिवली। दे डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन ये क्रेडिटर ओके, बीपी ओके, लोन बाय बाबू, पार्टनर का लोन आ गया पहली बार, सितारा पार्टनर का लोन, बाबू का लोन, तो इसे अभी छोड़ देंगे फिलहाल, लास्ट में डील करेंगे। बाकी कैपिटल अकाउंट अशोक बाबू चेतन और करंट अकाउंट अशोक बाबू चेतन। इसके अलावा बैंक अकाउंट है, ठीक है, डेटर स्टॉक मशीन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब लास्ट में लिखा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। अब इसने करंट अकाउंट तो लिखा नहीं है, प्रिपेयर करो, करंट अकाउंट तो नहीं लिखा ना। तो कोई बच्चा बता सकता है ये करंट अकाउंटों का क्या होगा? पहले आप अपने आंसर भेजो, ये करंट अकाउंटों का क्या होगा? प्रिपेयर तो 3 चीजें करनी है, करंट अकाउंट का क्या करें? तो सर ये तो हमें भी नहीं आता, करंट अकाउंट का सर हम क्या करेंगे? चलो देखते हैं अभी। आओ पहले ढांचे बनाओ। तो ढांचे बना लेते हैं बच्चों। 3 ढांचे उसने हमसे मांगे हैं। एक उसने कहा है रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, एक उसने कहा है कैपिटल अकाउंट बनाओ, एक उसने कहा है बैंक अकाउंट बनाओ। तो 3 मस्त ढांचे बनाओ। और फिर देखते हैं कि क्या है। चलो, तो बच्चों ने भेजा तो है कुछ 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 ओके। आइए तो सबसे पहले इसी दुविधा को दूर करते हैं बच्चों। कैपिटल अकाउंट के तो बैलेंसेस पहले लिख लेते हैं। 70, 55, 27, 70, 55, 27। ठीक है जी। अब मान लो मेरे पास 2 गुल्लक हैं, 2 मटके हैं, और मुझे भाई अब बिजनेस तो बंद हो गया, अब अपना मटका घर लेके जाना है। तो अब मैं 2-2 मटके लेके जाऊंगा तो क्या फायदा? तो हमें क्या करना है, करंट अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा है जिसका, वो मटके का पैसा भी कैपिटल अकाउंट में दूसरे मटके में ट्रांसफर कर दूंगा। ये करना है। तो हमारे करंट अकाउंट में अशोक के 10,000, 5,000, 3,000, तो ये तीनों के करंट अकाउंट के पैसे भी 10, 5 और 3 इनके कैपिटल में ही ट्रांसफर हो गए। 10, 5 और 3। तो मतलब अब अशोक का मटका हो जाएगा 80,000 का, बाबू का मटका हो जाएगा 60,000 का, और चेतन का मटका हो जाएगा 30,000 का। बस अब उनके पास अब एक ही मटका है। भाई मेरे इस मटके में कुछ थे, इस मटके में कुछ थे, बिजनेस बंद हो गया, घर जाना है, तो इस मटके का पानी इस मटके में कर दिया मैंने। तो अब इसके पास हो गए 80, इसके पास हो गए 60, इसके पास हो गए 30। बोलो समझ आ गया? क्लियर हो गई कहानी? करंट अकाउंट का ये करना है। ओके, ठीक है, क्लियर। ओके, परफेक्ट, क्लियर, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है ना? तो ये हो गया 1 पॉइंट। बाकी क्रेडिटर और बीपी 20,000 और 25,500, तो वो तो आप ट्रांसफर कर ही लोगे।
क्रेडिटर 20,000 और बीपी 25,500 है ना। ये तो आपने सिंपल है बच्चों। पार्टनर के लोन को अभी मैं छोड़ रहा हूं, बस इसको अभी छोड़ रहा हूं, इसको मैं बाद में डील करूंगा। बाकी सब मैंने कर दिया ट्रांसफर, इसको मैं बाद में सिखाऊंगा क्योंकि पार्टनर का लोन है ना। इसको अभी बैलेंस शीट में एज इट इज अभी छोड़ दिया, बाकी सब चले गए। फिर एसेट साइड में डेटर स्टॉक मशीन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, डेटर स्टॉक मशीन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 58,39,500 उसके बाद ट्रांसफर करते रहो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 48, 42, 50, 500 48, 42, 50, 500 और बैंक में था 7.5, तो बैंक वाला तो बैंक खाते में चला जाएगा 7.5। तो एसेट साइड बच्चों पूरी खाली, आहा कोई टेंशन नहीं, ठीक है। एसेट साइड भी पूरी खाली हो गई। अब पढ़ते हैं कि क्या हुआ, धीरे धीरे छोटे बच्चे की तरह पढ़ना। मशीन वॉज टेकन ओवर बाय बाबू फॉर 45,000। मशीन बाबू ने टेक ओवर कर ली 45,000 की, तो बाय बाबू, ठीक है, 45,000। तो मशीन तो बाबू ने टेक ओवर कर ली। अशोक टुक इन्वेस्टमेंट फॉर 40,000। अशोक ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली 40 की, तो बाय अशोक 40,000। कितना सिंपल है बच्चों ये। एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बाय चेतन 55,000। चेतन ने प्रॉपर्टी टेक ओवर कर ली 55 की, तो बाय चेतन 55,000। तो बस ये तो सिंपल हो गया। द रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। बाकी एसेट्स बिक गए। डेटर 56,500, स्टॉक 36,500। तो 56,500 और 36,500 में डेटर और स्टॉक बिक गए, तो बाय बैंक अकाउंट। तो एक बार बताना दोनों को जोड़कर कितने में बिके, दोनों को जोड़कर बताना कितने में बिके। हाँ, 93,000 के बिके, ठीक है। तो दोनों जो है 93,000 के बिके। फिर लिखा है क्रेडिटर्स वर सेटल्ड, मतलब पैसे दिए एट ए डिस्काउंट ऑफ 7%। ओ, तो क्रेडिटर्स हैं 20,000 के, तो 20,000 को 7% छूट मिल गई, यानी 1,400 रुपए की छूट मिल गई। तो कितने रुपए पे करे होंगे आपने? 18,600। तो क्रेडिटर को आपने 7% डिस्काउंट दे दिया, तो 18,600 रुपए क्रेडिटर को पे करे आपने। तो टू बैंक अकाउंट 18,600, तो क्रेडिटर को पे कर दिया, जाओ घर। उसके बाद ए ऑफिस कंप्यूटर नॉट शोन इन द बुक्स, यानी अनरिकॉर्डेड एसेट है ये ऑफिस कंप्यूटर। रियलाइज्ड 9,000, वो 9,000 का बेचा, तो बाय बैंक। तो ऑफिस कंप्यूटर 9,000 का बेच दिया, तो ठीक है, ये भी बिक गया, तो बाय बैंक। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 3,000। अभी वही पिछला वाला केस, बता नहीं रहा बियर कौन कर रहा है, पे कौन कर रहा है, तो यही मानेंगे कि फर्म बियर करेगी और फर्म पे करेगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में लिख लो टू बैंक 3,000।
बस खत्म हो गया, सवाल खत्म हो गया। अब क्या करना है बताओ, कर दूं क्लोज? ओके, क्या बात है, बच्चे इतने होशियार हो गए। ये आदमी हमारी चौखट पे खड़ा है अभी, तो इसको भी पे करना पड़ेगा आपको अपने आप, 25,500। तो 25,500 बीपी को अपने आप पे करना है, ये हमारा धर्म है। अब जोड़ो कि कितनी पेमेंट हुई टोटल। तो अब कितनी हुई जी? हाँ ठीक है, 47,100, 47,100। बस टोटल आप बताओ। तो टोटल बच्चों आप करेंगे, तो टोटल सर क्या आ रहा है आप बताओ हमें, टोटल क्या आ रहा है? टोटल 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 ठीक है, 287,500 बच्चे बता रहे हैं, 287,500, 287,500। तो कितना आ रहा है प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट कितना आया? 2,400। ओके, तो प्रॉफिट आया 2,400 और उनका शेयरिंग रेशियो क्या है तीनों का? 3:1। 2,400 को 3:1 में बांट दो, 1,200, 800, 400। ठीक है, बस अब चलते हैं कैपिटल अकाउंट में। ये तीनों की पोस्टिंग हो जाएगी 45, 40, 55, 45, 40, 55। और बाकी जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट निकला वो तीनों को दे दो, 1,200, 800, 400। टोटल 81,200, 60,800, 30,400। 81,200, 60,400, 30,400। तो तीनों ही अपने अपने घर पैसे ले जाएंगे। नहीं सर, तीनों नहीं ले जाएंगे, ये क्या कह रहे हो आप? सी नहीं लेके जाएगा, सी तो घर से पैसे लाएगा। हाँ, सी अपने घर से पैसे लाएगा। बताओ कितने रुपए लाएगा? अशोक बच्चे कह रहे हैं 40,000। अशोक 40,000 है। ओके, तो अशोक है 40, वो है 45। ठीक है जी, तो अशोक में 40 कर देते हैं और इसमें कर देते हैं 45। ठीक है, तो अब ए का बैलेंस क्या बचेगा एक बार देखें। ए कितने रुपए ला रहा है घर से? ए ला रहा है, मतलब घर ले जाएगा 41,200। तो ए अपने घर ले जाएगा 41,200। बी कितने रुपए घर ले जाएगा? बी ले जाएगा 15,800। तो बी अपने घर ले जाएगा 15,800। और सी घर से कितने रुपए लाएगा? सी अपने घर से लाएगा 24,600। ठीक है, तो बस सिंपल बच्चों, तो सी अपने घर से लाएगा 24,600। बाकी आपने एसेट्स कितने के बेचे वो देख लेते हैं।
तो आपने एसेट्स बेचे 1,02,000 के और पेमेंट करी 47,100। तो एसेट बेचे 1,02,000 के और पेमेंट आपने करी कितने की? तो सर पेमेंट करी 47,100 की। अब टोटल आप बताओगे बच्चों, तो दोनों साइड का टोटल ओके। अच्छा, एक आइटम छोड़ा नहीं है आपने अभी, एक आइटम छोड़ा था ना, पार्टनर का लोन। पार्टनर का लोन 30,000। तो बाबू पार्टनर जो है, जो बाबू पार्टनर है, उसका लोन छोड़ रखा था। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना सब बच्चे। पार्टनर का लोन, जिस पार्टनर का लोन होता है आपको ये चेक करना पड़ता है कि उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहां बच रहा है। ठीक है, आपको ये चेक करना होता है। तो ये है बाबू। तो बाबू का बैलेंस जो है वो यहां बच रहा है। तो इसका मतलब कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम बाबू के सारे पैसे उसको पे कर देंगे उसके लोन के। यानी आप बाबू का लोन सीधा सीधा पे ऑफ करवा दोगे 30,000 रुपए। तो आप बाबू को सीधा उसके लोन के पैसे क्या करोगे? पे ऑफ करवा दोगे। ठीक है जी। अगर मान लो बाय चांस बाबू का कैपिटल बैलेंस यहां ना बच रहा होता और इधर बच रहा होता, जिसको आप बोलते हो डेबिट बैलेंस बच रहा होता, मान लो बाबू का डेबिट बैलेंस बच रहा होता, तो फिर आपको पूरी पेमेंट नहीं करते लोन की, पहले लोन यहां पर लिखते और अगर पैसे बच जाते तो फिर कैश अकाउंट में पे करते। तो ध्यान रखना है कि पार्टनर का लोन अगर है, जैसे इस केस में था, तो आपको यह देखना है कि उस पार्टनर का बैलेंस कहां बच रहा है। अगर यहां बच रहा है तो पे कर दो, कोई टेंशन नहीं है, जैसे अभी कर दिया पे। लेकिन अगर यहां बच रहा होता, मान लो 15,800 यहां बच रहा होता, मान लो थोड़ी देर मान लो कि 15,800 यहां बच रहा होता, तो फिर आप यहां पर बाबू का लोन 30,000 ना लिख पाते, फिर आपको बाबू के लोन के 15,800 तो यहां लिखने पड़ते बैलेंस बचे हुए, और जो रिमेनिंग बचते 14,200, तो फिर आप 14,200 ही यहां पर लिखते। ठीक है ना। तो पार्टनर के लोन को थोड़ा सा इसीलिए सावधानी से डील करना है। हालांकि ये स्थिति इस केस में हुई नहीं, तो हमें टेंशन नहीं है, हम मस्त मजे से हमने आंसर निकाल लिया अपना। तो बाबू के लोन को 30,000 पे कर दोगे। अब दोनों साइड का टोटल बताओ, दोनों साइड का टोटल 134,100। चलो तो अब भेजो थम्स अप फटाफट। ये क्वेश्चन भी क्लियर, करंट अकाउंट भी थे इसमें। ओके 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 ओके, ठीक है, वेरी गुड। ओके चलो बहुत बढ़िया। तो सर एग्जाम में क्या यही क्वेश्चन आते हैं क्या इस चैप्टर से? नहीं, बच्चे को लगता है कि इस चैप्टर से यही क्वेश्चन आते हैं, और जबकि ऐसा है नहीं। इस चैप्टर से जर्नल एंट्रीज भी आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज भी आती हैं। तो सर जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस भी हमें करवाओ। तो बिल्कुल बच्चों, जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे पहले, क्योंकि इस चैप्टर में जर्नल एंट्रीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर ए, there was a contingent liability in respect of bill discounted but not matured of 18,500. An acceptor of one bill of 2,500 became insolvent. ये मेरे लिए मेन कहानी है कि मेरा एक एक्सेप्टर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, यानी अब वो 2,500 रुपए नहीं दे सकता, इंसॉल्वेंट हो गया। एंड 50 पैसे इन ए रूपी वॉज रिकवर्ड। लेकिन हाँ, आधे पैसे दे देगा बच्चों, आधे पैसे दे देगा,
लेकिन आधे नहीं दे सकता। तो मुझे सीधी ये बात पता चल गई कि जिस व्यक्ति से मुझे पैसा लेना है बिल का, वो अब 1250 रुपए मुझे देगा नहीं, आधे पैसे देगा नहीं। और हमने अपने बिल्स जो हैं वो बैंक से डिस्काउंट करवा रखे हैं, यानी बैंक्स को मैंने बिल दे दिए थे और बैंक को कहा था कि उससे ले लेना पैसे। बिल डिस्काउंटिंग में यही होता था ना, अपना बिल बैंक को दे दो, बैंक से पैसे ले लो और सामने वाला व्यक्ति बैंक को पे करता रहेगा। लेकिन अब जब सामने वाला 1250 देगा नहीं जब, तो बैंक हमारी गर्दन पकड़ेगा, बैंक कहेगा लाओ पैसे निकालो 1250। तो नाउ वी हैव टू पे 1250, हमें अब बैंक को देने पड़ेंगे 1250। ये हमारे सर पर एक नया बोझ आ गया 1250 का। तो जब हम बैंक को 1250 पे कर रहे हैं, हमारा खर्चा हो रहा है, तो हमारी एंट्री बनेगी खर्चा यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारी जेब से 1250 अब निकल जाएंगे। वी हैव टू पे 1250 नाउ। तो जब भी ये कहानी ऐसी लिखी होती है ना कि भाई आपने कोई बिल डिस्काउंट करवाया था और सामने वाली पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई, तो इसका मतलब ये है कि अब आपके सर पर बोझ आने वाला है। इसका मतलब ये है कि नाउ यू हैव टू पे, जो उस आदमी को देने थे, नाउ यू हैव टू पे। तो इतनी कहानी पढ़ती मैं समझ गया कि अब ये 1250 मुझे देने पड़ेंगे। आगे क्या लिखा है? द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म ऑन अकाउंट ऑफ दिस बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड हैज नॉट सो फार बीन रिकॉर्डेड। बस कह रहा है अभी तक ये लाइबिलिटी हमने रिकॉर्ड नहीं करी। तो ठीक है, लो मैंने करवा दी, मैंने करवा दी। तो ए का आंसर नोट कर लो बच्चों, ए का आंसर ये हो गया। तो दिस इज द आंसर फॉर ए। ओके, फिर उसके बाद बी, देयर वॉज ए कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ क्लेम फॉर डैमेजेस 75,000 रुपए। इसका मतलब होता है कि भाई किसी ने हमारे खिलाफ कोर्ट में केस कर रखा है। ये क्लेम फॉर डैमेजेस का मतलब होता है कि कोई हमारे खिलाफ केस कर चुका है कोर्ट में और हमसे डैमेजेस क्लेम कर रहा है 75,000 रुपए के, है ना। सच लाइबिलिटी वॉज सेटल्ड फॉर 50,000, लेकिन हम उसको 50,000 में निपटा रहे हैं और पेड बाय ए। तो एक तरह से फर्म की लाइबिलिटी को ए पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, फर्म की लाइबिलिटी को ए पार्टनर ने टेक ओवर करा। तो भेजना जरा अपनी एंट्री भेजना, बी की एंट्री भेजो अपनी। क्या आंसर है बी का? ओके, वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि पार्टनर ने अगर कोई लाइबिलिटी टेक ओवर करी तो आप एंट्री कर दोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए। तो क्योंकि पार्टनर ने लाइबिलिटी टेक ओवर करी तो आप एंट्री कर दोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए। सही, वेरी गुड। उसके बाद सी, फर्म विल हैव टू पे 10,000। कह रहा है फर्म को 10,000 अब देने पड़ेंगे। किसे देने पड़ेंगे? घायल एम्प्लॉई को, विच वॉज ए कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी नॉट एक्सेप्टेड बाय द फर्म। जो वैसे पहले हमने कॉन्टिंजेंट मान रखी थी, हम मान नहीं रहे थे, हम सोच रहे थे ऐसे ही निपट जाएगा मामला, लेकिन अब हमें 10,000 देने पड़ेंगे एम्प्लॉई को। इसकी बताओ एंट्री। बोझ आ गया सर पे 10,000 का, पे करने पड़ेंगे। क्या एंट्री होगी सी की? ओके, वेरी गुड, सही। तो सही बताया बच्चों ने। तो ये बच्चों हमारे ऊपर बोझ है, हमारा खर्चा हो रहा है और हमें पैसे अब देने हैं या बैंक से एक तरह से दे ही देंगे, तो हमारा बैंक भी कम हो जाएगा बैलेंस। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमारा खर्चा हो गया। सही।
उसके बाद डी 5,000 फॉर डैमेजेस, फिर से वही कोर्ट में केस चल रहा है, क्लेम्ड बाय कस्टमर हैज बीन डिस्प्यूटेड बाय द फर्म, इट वॉज सेटल्ड एट 70%, 70% पर सेटल किया जा रहा है बाय अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द कस्टमर एंड द फर्म। चलो तो इसका बताओ जी, डी की एंट्री, लड़ाई झगड़े चल रहे थे और अब सेटल हुआ है 70% पर, आपको 70% अब देना पड़ेगा। ओके सही, वेरी गुड वेरी गुड। तो 70% का मतलब हो गया 3500, तो मतलब अब आपको 3500 रुपए देने पड़ेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 3500, बस। तो ए बी सी डी, तो भेजो एक बार थम्स अप की, ये चारों क्लियर हो गई। इस क्वेश्चन की भी ए बी सी डी, जर्नल एंट्री भी मतलब समझ आ गई ना कि होंगी तो क्या। ओके यस सर यस सर यस सर यस सर, थम्स अप, ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सर अब एक क्वेश्चन आप हमें भी तो दो, तो एक क्वेश्चन बच्चों मैं आपको देता हूं, एक क्वेश्चन अब आप करके दिखाओ अपने आप, क्योंकि बहुत में आपने मेरे से करवा लिया। तो क्वेश्चन नंबर 17, ये भी इंपॉर्टेंट है, फिर मैं लास्ट में डिस्कस करता हूं आपके साथ। एक बार पहले ए पॉइंट करके मुझे ए का आंसर भेजना आप, मैं इंतजार कर रहा हूं खाली ए का आंसर, ए का भेजो आंसर पहले। ओके 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 जी, ओके ठीक है। तो सब कह रहे हैं ये है ये है ये है, ठीक है, चलो सही सही। तो फर्स्ट का सही बताया बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू धर्म 12,000 रुपए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू धर्म है ना, क्योंकि इसमें लिखा है देखो वो जिम्मेदारी ले रहा है, 12,000 रुपए उसको देने। और फिर उसने बोला, यहां पे लिखा है देखो, ही हैड टू बियर द एक्सपेंस, पार्टनर बियर कर रहा है तो पार्टनर को डेबिट करोगे। और लिखा है फिर आगे 11,000 वर पेड बाय धर्म, और पार्टनर ने पे भी करा है तो पार्टनर को क्रेडिट भी करोगे। तो धर्म डेबिट टू धर्म तो कोई एंट्री हुई नहीं ना, तो 11,000 रुपए के लिए आप धर्म डेबिट टू धर्म तो करोगे नहीं, तो इसीलिए इसको तो मतलब कुछ नहीं करो, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो 12,000 रुपए हम उसको कमीशन देंगे उसकी एंट्री आपको पता ही है, रियलाइजेशन टू धर्म, सही, वेरी गुड। अब बी का आंसर बताओ, बी का
ओके ओके, बताओ बताओ बच्चों, दिमाग लगाओ, यही मौका है। बताओ जल्दी, बस लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से अच्छे अच्छे आंसर दो। और कितने रुपए? ओके, अब इसमें लिखा है कि जय पार्टनर की ड्यूटी लगाई गई है, ठीक है ना, जय पार्टनर की ड्यूटी लगाई गई है और उसे 15,000 रुपए का कमीशन मिलेगा। तो एक एंट्री तो फिक्स हो ही गई 15,000 रुपए के लिए। रियलाइजेशन डेबिट 15,000 टू जय, क्योंकि जय को हम 15,000 का कमीशन दे रहे हैं। फिर लिखा है जय एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस। तो बियर कौन कर रहा है? जय। तो बियर करने वाले व्यक्ति को डेबिट करेंगे, जय डेबिट। और एक्चुअल एक्सपेंसेस 16,000 वर पेड बाय विजय, और पे कर रहा है विजय, तो पे करने वाले को क्रेडिट करोगे, तो टू विजय। तो 16,000 की ये एंट्री करोगे। तो इसमें एक एंट्री तो होगी ये रियलाइजेशन टू जय 15,000, और एक एंट्री होगी ये जय टू विजय 16,000, है ना। अब थम्स अप भेजो कि सबको क्लियर, सबको अब समझ आ गया ना कि क्या डेबिट क्या क्रेडिट करना है, क्या लॉजिक है। ओके ओके ओके, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सी बताओ, सी कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं। जो बच्चा बिल्कुल चीता है वो कंबाइन एंट्री भी कर सकता है। ओके, तो आंसर आने शुरू हो गए हैं, आंसर आने शुरू हो गए हैं। सेम, ठीक है, सेम, ओके ओके। अब इसमें लिखा है दीपा की ड्यूटी लगाई गई है डिसोल्यूशन की, जिसके बदले में उसे मिलेंगे 7,000। तो इस 7,000 की तो सीधी सीधी एंट्री हो गई रियलाइजेशन डेबिट टू दीपा, है ना, उसे 7,000 मिल रहे हैं। फिर लिखा है दीपा एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस वर 6,000 वर पेड फ्रॉम फर्म। पे कर रही है फर्म 6,000 और बियर करेगी दीपा, तो इसकी एंट्री क्या, बियर करेगी दीपा तो दीपा डेबिट, और पे करेगा फर्म तो बैंक क्रेडिट। तो इस 6,000 की हो जाएगी ये एंट्री। तो बिल्कुल सही भेजी सब बच्चों ने, रियलाइजेशन टू दीपा 7,000 और दीपा डेबिट टू बैंक 6,000। वेरी गुड, ठीक है। तो देख रहे हो अब आप सीख चुके हो, कितनी अच्छी बात है। उसके बाद फिर बताओ डी, डी का आंसर। ओके, ओके। देव ने कामकाज संभालने के बदले में लिए 7500 रुपए, तो इसकी तो सीधी सीधी एंट्री हो गई कमीशन लेने की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव। और फिर लिखा है कि पार्टनर ने ही टुक, देव टुक अवे स्टॉक ऑफ द सेम अमाउंट। तो जब कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर करता है तो आप क्या एंट्री करते हो, देव डेबिट
टू रियलाइजेशन, तो उसने एसेट भी टेक ओवर कर लिया 7,500 का, ठीक है ना, कमीशन के लिए एसेट भी टेक ओवर कर लिया। तो एक एंट्री है रियलाइजेशन टू देव 7,500, दूसरी एंट्री है देव टू रियलाइजेशन 7,500। तो ये दोनों एंट्रियों का नेट इफेक्ट 0 ही आ जाना है, तो आप इसमें नो एंट्री भी लिख सकते हो। तो कई बच्चों ने नो एंट्री भेजा, तो वो भी बिल्कुल सही है। उसके बाद ई बताओ, ई ओके 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 ओके, वेरी गुड। तो क्या बात, मतलब गलत ही नहीं हो रहा अब तो बच्चों का, कोई भी गलत नहीं भेज रहा, और पहले सब गलत भेजा करते थे। याद करो, पहले सब गलत भेजा करते थे और आज कोई गलत ही नहीं भेज रहा। ओके ठीक है। तो अब इसमें भी वही लिखा है कि जीव को 10,000 रुपए कमीशन मिलेगा, तो इसकी एंट्री तो हो गई रियलाइजेशन डेबिट टू जीव, और लिखा है ही इज टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, तो जो बियर करेगा उसे डेबिट करेंगे। और एक्चुअल एक्सपेंसेस 12,000, दीज एक्सपेंसेस वर पेड बाय जीव बाय विड्रॉइंग कैश फ्रॉम द फर्म। तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया लैंग्वेज, ये एक्सपेंसेस लिखा है जीव पे कर रहा है, लेकिन कैसे पे कर रहा है, फर्म से पैसे निकाल कर। तो अल्टीमेटली तो फर्म के ही पैसे निकले ना जेब से, तो अल्टीमेटली तो जीव डेबिट टू कैश, तो 12,000 रुपए के लिए वो और 10,000 रुपए के लिए ये। तो सही भेजी थी बच्चों ने। दो एंट्रीज आप कर सकते हो, चाहो तो कंबाइन भी कर सकते हो। उसके बाद लास्ट नंबर एफ, नंबर एफ। ओके ओके, ए डेटर ऑफ 8,000 ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एग्री टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 7,800 इन फुल सेटलमेंट। अच्छा ओके तो हमारी एक 7,800 का खर्चा हो रहा है, और हमारा डेटर जो है वो टेक ओवर हो रहा है ना। और 200 रुपए जो है वो हमारा फायदा हो रहा है। तो सब कुछ रियलाइजेशन 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 ही रहने वाला है। तो बिल्कुल सही भेज रहे हैं बच्चे। अब आप कोई ऐसी एंट्री तो करोगे नहीं कि रियलाइजेशन डेबिट 8,000 टू रियलाइजेशन 200 टू रियलाइजेशन 7,800। तो बेसिकली एफ में अगर किसी पर्टिकुलर डेटर ने या एसेट ने कोई हमारे खर्चे पे कर दिए, लायबिलिटी पे कर दी, तो हमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, ना हमारे पास कुछ आया ना हमारे पास कुछ गया। तो हम इसकी कर देंगे एफ वाले की बेसिकली नो एंट्री, हमें कुछ भी नहीं करना। तो ये भी सही भेजा बच्चों ने। चलो, तो अब जो है बच्चों बेसिकली आज का जो हमारा टारगेट था वो पूरा हो गया, फिनिश। तो अब एक फाइनल थम्स अप भेजो इस बात का कि सब कुछ क्लियर, ऑल थिंग एवरीथिंग जो आज पढ़ा वो ऑल क्लियर। बस फिर हमारा आज का हो जाएगा समापन। ओके 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 ओके, ठीक है जी।